शनिवार यानी 27 जुलाई की शाम को राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्र यूपी की श्रेया यादव, तेलंगाना की तानिया सोनी और केरल की नवीन दलविन नामक छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद कोचिंग सेंटर और उनकी सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह घटना मात्र एक कोचिंग सेंटर की है जो कि अवैध रूप से बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित कर रहा था, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग में ऐसी तमाम कोचिंग संस्थाएं हैं जिनके बेसमेंट में लाइब्रेरी तो छोड़िए क्लासेस तक संचालित की जा रही हैं। इन संस्थानों द्वारा लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट के मानकों की अनदेखी की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कोचिंग संस्थानों के नियमों के बारे में और साथ ही ये कि देश में कोचिंग संस्थानों का कितना बड़ा व्यापार फैला हुआ है। सबसे पहला सवाल, क्या बेसमेंट में क्लासेस चला सकते हैं? बेसमेंट का उपयोग दिल्ली मास्टर प्लान यानी एमपीडी 2021 के अनुसार बेसमेंट के इस्तेमाल के लिए अग्निशमन अधिकारियों और अन्य वैधानिक निकायों से मंजूरी के अधीन होता है। यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज 2016 के अनुसार शैक्षिक भवनों यानी स्कूल या कॉलेज के लिए बेसमेंट या सेलर रूम को अध्ययन या निर्देश के उद्देश्य से डिजाइन निर्माण को परिवर्तित कर उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए एकमात्र शर्त है कि वहां पर अग्नि सुरक्षा के मानकों को पूरा किया जाना चाहिए। बेसमेंट बनाने के क्या है नियम? दिल्ली के लिए यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉ 2016 में निर्धारित नियमों के अनुसार बेसमेंट के निर्माण की अनुमति स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान यानी क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण होना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि बेसमेंट के प्रत्येक भाग में फर्श से बीम के 100 फीट तक कम से कम 2.4 मीटर ऊंचा, न्यूनतम 2.4 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। बेसमेंट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर का अधिकतम फिनिशिंग लेवल 1.5 मीटर होगा। इसके आसपास के औसत ग्राउंड लेवल, ओपन लेवल या सेटबैक लेवल के संबंध में मापा जाएगा। ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि सतही जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे। बेसमेंट की दीवार और फर्श जलरोधी होंगे और ऐसे डिजाइन होने चाहिए ताकि मिट्टी की नमी से प्रभावित न हो। बेसमेंट तक पहुंच मुख्य या वैकल्पिक सीढ़ी से होगी जो इमारत तक पहुंचने का इस्तेमाल किया जाता हो। एक से अधिक बेसमेंट वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए अग्निशमन मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए। राव आईएएस ने किन नियमों का उल्लंघन किया है? राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर हो रहा था, जबकि सिविक अथॉरिटी ने कहा था कि इसका इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर किया जा सकता है। कोचिंग सेंटर को इस महीने की शुरुआत में अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी मिला था, जिसमें 3 मंजिला इमारत के नीचे पार्किंग स्पेस और एक बेसमेंट के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसका इस्तेमाल स्टोरेज एरिया के तौर पर किया जाना था। लेकिन राव कोचिंग इसके अंदर लाइब्रेरी बना रखा था। कोचिंग सेंटर के मालिक ने माना कि संस्थान के बेसमेंट में जल निकासी की कोई सुविधा नहीं थी। यह भी बताया गया है कि इसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार और निकास बिंदु था। यही वजह है कि पानी भरने के बाद ना छात्र बाहर निकल सके और ना ही पानी। कितना बड़ा है कोचिंग का व्यापार? इस हादसे के बाद यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र इन कोचिंग संस्थान और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि हम तो टैक्स के साथ फीस भरते हैं, लेकिन ना हमारे बारे में सरकार सूद लेती है और ना ही कोचिंग संस्थान। पिछले 5 सालों की कोचिंग बिजनेस की बात करें तो राज्यसभा में पेश किए गए एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर के कोचिंग सेंटरों से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी वसूला गया है। पिछले 5 सालों में लगभग ये 2 गुने से अधिक वसूला गया है। साल 2019-20 में कोचिंग संस्थानों से वसूले गए जीएसटी 2240.73 करोड़ रुपए था और अब वो बढ़कर 2023-24 में 5517.45 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कोचिंग का बिजनेस देश भर में करीब 5000 करोड़ से ज्यादा का है। इनमें से करीब 3000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन उन कोचिंग संस्थानों का है जो यूपीएससी के लिए तैयारी कराती हैं। बता दें कि इतना बड़ा बिजनेस सेटअप होने के बावजूद यदि सरकार सजग रहती तो ऐसा नहीं होता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।